सबसे पहले आप लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल। देन वेलकम टू लर्नर प्रोपेंसिटी। और आज हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र मीन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे एनटीपीसी एंड लाइक अदर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है मीन कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब टिश्यू क्या होता है? ये आपका कोशिकाओं का समूह होता है मीन ग्रुप ऑफ सेल्स। तो कोशिका चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसे देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। दूसरा क्या है? प्रकृति इसके क्या होती है? क्षारीय, जिसको हम लोग बेस या फिर एल्कलाइन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं तो मैं चाहूँगा कि जिन्होंने आज तक कभी भी साइंस नहीं पढ़ी है तो उन स्टूडेंट्स को भी समझ में आए, कम से कम यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं। चलिए तो मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है। कि आप देख रहे हो जितने भी अर्थ में मैटर हैं मीन पदार्थ हैं तो उनको मेज़र करने का एक स्केल होता है 7 to 14। तो जितने भी मैटर का वैल्यू 7 से बिलो रहेगा, 7 से नीचे रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिड मीन अम्लीय। और जिन भी पदार्थ का वैल्यू 7 से अबव रहेगा तो उनको बोलते हैं एल्कलाइन मीन बेस और हिंदी में कहते हैं क्षारीय। और जिस भी पदार्थ का वैल्यू 7 होता है तो ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, वो होता है न्यूट्रल। और जिसको हिंदी में कहते हैं उदासीन। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे क्या है? मात्रा मीन क्वांटिटी। किसी भी वयस्क हेल्दी मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और पीएच मान मीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। और इसी से हम लोग मेज़र करते हैं इसका प्रकृति। तो जो हमने देखा कि क्षारीय है, बेस है, और इसका वैल्यू कितना है? 7.4। तो मीन 7 से थोड़ा ही ज़्यादा है। जब 7 था तो उदासीन मीन न्यूट्रल होता है। तो 7.4 मतलब ये हल्का क्षारीय है मीन स्लाइटली एल्कलाइन कहता है। अब हम लोग देखेंगे कार्य। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि हमारे शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। मेनली 5 प्रकार के आपके पोषण हैं मीन न्यूट्रिशन, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो आपके शरीर को रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। बाकी जो आपके शरीर का निर्माण और शरीर को ऊर्जा प्रदान करवा रहे हैं वो है फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये टॉपिक हम लोग न्यूट्रिशन के टॉपिक्स में देखेंगे। बाकी दूसरा काम है गैसों का संवहन। तो एयर में देखिए बहुत सारे गैसेस होते हैं लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन्स। लेकिन हमारे शरीर को और मेनली जो सेल है उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो एयर के माध्यम से हमें ऑक्सीजन तो मिल जाएगा, लेकिन पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ब्लड मीन रक्त। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है मीन संवहन का। क्लियर हो गया आप लोगों को बात? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है आपका रक्त संघटक मीन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसका है? प्लाज्मा का 55%। उसके बाद है आपका रक्त कणिकाएँ 45%। और रक्त कणिकाएँ में भी 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो उनमें से भी आरबीसी का जो क्वांटिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 41%।
और WBC एंड प्लेटलेट्स को मिलाकर WBC एंड प्लेटलेट्स को मिलाकर आपका है 4%। तो इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो हमने देखा प्लाज्मा का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है 55%, और आपको यहाँ पे इसे देखना है इस तरीके से। ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोटीन हैं। तो यहाँ पे देखो एक है फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये साथ में मैंने लिए हैं क्योंकि ये दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करते हैं। फिर है अल्बुमिन और ग्लोबुलिन, तो ये 4 आपको याद रखने हैं। अल्बुमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, मीन पराशरण क्या होता है, डिफ्यूजन का एक प्रकार होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में मूव करता है। देखिए समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक सेल है, सेल के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, और बाहर में 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, तो यह मूव करेंगी कम कंसंट्रेशन जहाँ पे है, तो ये डिफ्यूजन होता है। तो इसी का एक प्रकार है आपका ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है अल्बुमिन प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करता है और ये बहुत पूछा जाता है। और आगे भी मैं बताऊंगा ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन आगे मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अगला है आपका पॉइंट, प्लाज्मा में मौजूद होता है हिपैरिन। और हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट मटेरियल। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको जमने नहीं देना है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग आपके बॉडी के अंदर नहीं होना है, उसके लिए कार्य कर रही है हिपैरिन, जो कि आपका एंटीकोगुलेंट मटेरियल है। ये देखा हमने। बाकी हमने अभी पहले जस्ट देखा जो प्रोटीन था फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, वो ब्लड क्लॉटिंग करता है जब शरीर से बाहर खून आ रहा है तो क्लॉटिंग करना है। ये बात आपका क्लियर हुआ? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला टॉपिक क्या है, शब्दावली मीन टर्मिनोलॉजीज़। और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं। कोई भी टॉपिक करवाता हूँ तो मैं शब्दावली ज़रूर करवाता हूँ, ताकि आपके माइंड में लिमिटेशंस क्रिएट हो जाए कि इस चैप्टर में आखिर कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्लाज्मा, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। फिर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के बारे में भी हमने चर्चा करा, हिपैरिन के बारे में चर्चा करा। आगे है आपका रक्त कणिकाएँ, जिसमें हम लोग RBC, प्लेटलेट, WBC को भी सेपरेटली देखेंगे। फिर ब्लड वेसल्स लाइक धमनी, जिसको आर्टरी कहते हैं, सीरा वीन को कहते हैं, केशिका कैपिलरी को कहते हैं। फिर हम लोग लसिका तंत्र भी देखेंगे, जो लसिका परिसंचरण हो रही है, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसका काम उतना ही है। उसके बाद रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, तो ये भी हमें देखना है इस टॉपिक में। इतना हम लोग कर लेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगला पॉइंट है हमारा रक्त कणिकाएँ मीन ब्लड सेल्स। तो ये हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन देखिए यहाँ और एक बार देखते हैं। आपका इसमें होता है RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC, और इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा होता है आपका RBC, फिर होता है आपका प्लेटलेट्स, फिर होता है आपका WBC। हमने देखा था RBC आपका 41% है, और इन दोनों को मिलाकर हमारा 4% है प्लेटलेट्स एंड WBC। अगला पॉइंट है लाल रक्त कणिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स। तो आप सेपरेटली हम लोग देखेंगे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होता है, हमने देखा था 41%। जीवन काल 120 दिनों का होता है, और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है स्प्लीन में, डिस्ट्रॉय हो जाता है ये प्लीहा स्प्लीन में। लेकिन इसका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा मीन बोन मैरो में। और कार्य ऑक्सीजन का संवहन। तो मेनली क्या होता है, RBC में ही आपका मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और जो कि यह भी एक प्रोटीन है। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये पूछा जाता है कि ब्लड में किसके वजह से रक्त का कलर जो होता है वो रेड होता है, मीन लाल होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है, RBC में। और यही हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन, यही आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, और पूरे आपके बॉडी में मेनली ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है वो हीमोग्लोबिन ही कर रहा है। और हीमोग्लोबिन आपके RBC में मौजूद है,
और आरबीसी को भी हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाएगा तो कहेंगे हीमोग्लोबिन। अब अगला देख लेते हैं, आपका है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। देखिए इसका क्वांटिटी तो सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा और कम हमेशा याद रखना चाहिए। प्लेटलेट्स तो आपका बीच में आएगा, बाकी सबसे ज़्यादा आपका आरबीसी, सबसे कम आपका डब्ल्यूबीसी। कम होता है लेकिन आकार में सबसे बड़ा होता है और इसका जीवन काल मात्र 3 से 4 दिनों का होता है। इसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में ही होता है, आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा था, मीन बोन मैरो, लेकिन मृत्यु इसकी रक्त में ही हो जाती है। और आरबीसी के कहाँ हो रही थी? स्प्लीन प्लीहा में। और इसका कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि। तो बहुत बार पूछा जाता है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी सबसे मेन रोल होता है लिम्फोसाइट्स का, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन 2 प्रकार होता है, ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट्स। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसके 3 प्रकार होते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स का 2 प्रकार होता है। तो इसके 3 क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स का 2 प्रकार है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप करता है और ये मोनोसाइट्स जो वायरस बैक्टीरिया को ये भी किल करता है और इसको मैसेज करता है कि आप इम्यून सिस्टम बिल्ड करो, अगर जब ज़रूरत होता है तो इम्यून सिस्टम को बिल्ड करवाने का काम होता है लिम्फोसाइट का, लेकिन ये भी इसको मैसेज पहुंचाता है। इन तीनों का भी फंक्शन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एसिनोफिल्स क्या करता है? जितने भी आपके पैरासाइट्स होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, उनको किल करने का काम करता है आपका एसिनोफिल्स। उसके बाद बेसोफिल्स का कार्य क्या होता है? आपके शरीर में अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो रिएक्शन के रूप में जो भी आप देखते हो आपके शरीर में होता है, तो वो कौन बतलाता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ही आपका रिएक्ट करता है कि अगर कोई चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो आपके रिएक्शन के तौर पे आपको दिखता है आपके बॉडी में। फिर है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? आपके शरीर में जो भी रोगाणु है उसको किल करने का कार्य करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है प्लेटलेट्स। देखिए इसकी मात्रा मीन क्वांटिटी 4.5 से 6 लाख पर लीटर होता है आपके ब्लड में। कार्य क्या है? जब भी आपको कट लग जाता है तो खून एकदम से बाहर आता है, तो उसको रोकने का कार्य भी प्लेटलेट्स का होता है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसे आ गई जो ब्लड को रोकने का कार्य करता है, मीन ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है। तो यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो मैं अभी आप लोगों को ये डाउट्स करता हूँ क्लियर। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा ब्लड सेल के संदर्भ में कौन कार्य कर रहा है? तो आपका आंसर होगा प्लेटलेट्स। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन के संदर्भ में कौन आपका मदद कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में, तो हमने देखा था फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा विटामिन के फॉर्म में कौन सहायता कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में, तो आपका होता है विटामिन के। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड सेल के संदर्भ में पूछा जाए तो आपका होता है प्लेटलेट्स, अगर प्रोटीन के संदर्भ में पूछा जाए तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और विटामिन के संदर्भ में पूछा जाए तो विटामिन के। ये तीनों ही आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रही हैं। लेकिन जो हिपेरिन होता है वो क्या करता है? आपके शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, वहाँ पे उसको ब्लड क्लॉट नहीं होना है। तो हिपेरिन को बाहर से भी इंजेक्ट किया जाता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर सर्जरी वगैरह में। तो आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखने हैं कि ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, और जो बाहर, जब शरीर के बाहर ब्लड आए तो उसको क्लॉटिंग करने में जो मदद कर रहे हैं वो तीनों चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी हैं।
अगला हमारा पॉइंट है रक्त परिसंचरण माध्यम, मीन ब्लड सर्कुलेटरी मीडियम। तो मीडियम हमारा 3 आपको याद रखना है, धमनी, सीरा एंड कैपिलरी, मीन केशिका। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये बहुत पतली होती है केशिका, जिसको इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं। आपको यहाँ ब्लू एंड रेड से दिखाई दे रहा है, तो जो ब्लू है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड है और जो रेड है वो प्योर ब्लड है। तो जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा उसको प्योर ब्लड कहेंगे, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे, मीन अशुद्ध रक्त। तो जो शुद्ध रक्त है मीन प्योर ब्लड, तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अदर गैसेस नहीं है, अदर गैसेस भी हैं, लेकिन आपका ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। लेकिन जो इम्प्योर ब्लड है मीन अशुद्ध रक्त है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा, बट अदर गैसेस भी रहेंगे। तो सबसे पहला आप लोग को यहाँ समझना है धमनी, आर्टरी। तो ये शुद्ध रक्त मीन जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो हार्ट से यहाँ से पहुँचाएगा आपका ऑर्गेन तक, ठीक है। मतलब कि बॉडी के आपके जितने पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा आपका शुद्ध रक्त। किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से। लेकिन जब चीज़ों का आदान प्रदान हो जाएगा, कहाँ पे? कैपिलरी के माध्यम से होगा। जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स में मेनली सेल होते हैं, ठीक है, तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो यहीं पे आपका आदान प्रदान हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि सेल आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर अनयूजुअल चीज़ें कैरी किए हुए हैं, तो यहाँ पे उनको दे दिया जाएगा ब्लड को, और ब्लड से वो शुद्ध चीज़ें ले लेंगी, और फिर वो चीज़ जो है वापस से हार्ट में जाएगा। किसके थ्रू? वीन के थ्रू, मीन सिरा के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो अशुद्ध रक्त है वो ऑर्गेन से हार्ट तक जाएगी, मीन जितने बॉडी पार्ट्स हैं, तो वापस से फिर हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी आपका सीरा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध रक्त को हार्ट से लंग्स तक ले जाने का कार्य करेगी। तो हम लोगों ने स्पेशली देखा कि धमनी तो शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध रक्त ले जा रही है, इसलिए ये हो गया एक्सेप्शन, मीन अपवाद। और उसी तरह पल्मोनरी जो सीरा है वो तो अशुद्ध रक्त ले जा रही थी, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त ला रही है लंग्स से हार्ट तक, मीन लंग्स से हार्ट तक। क्योंकि देखिए जो लंग्स है वो क्या करेगी, जो भी आपके अशुद्ध रक्त हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन डालेगी, तो वो रक्त फिर हो जाएगा शुद्ध, और फिर वो भेज देगी हार्ट को। लेकिन वो किसके थ्रू आएगी? आपके पल्मोनरी शिरा। तो इसलिए अपवाद हो गया, क्योंकि जो शिरा है वो आपका अशुद्ध रक्त कैरी करती थी। यहाँ पे जब आपको नीचे वाला ब्लू वेसल्स दिख रहा है, यह समझ लो ये आपका शिरा है, मतलब वीन है, लेकिन ऊपर वाला जो है ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, और ये ऊपर वाला जो रेड है ये आपका पल्मोनरी वीन है, और नीचे वाला आपका आर्टरी मीन धमनी है। मेरे ख्याल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसे याद रखने का। जैसे आप धमनी से रिलेट कर सकते हो धांसू वर्ड। आप बॉलीवुड पिक्चर्स देखते हो, धांसू टाइप एंट्री होती है हीरो की, और हीरो तो अच्छे अच्छे कार्य करता है, तो धमनी भी अच्छा कार्य कर रही है, वो प्योर ब्लड को आपके हार्ट से ऑर्गेन तक पहुंचा रही है। और सिरा से आपको क्या रिलेट हो रहा है? सिर दर्द। तो वो क्या कर रही है? वो आपका कैरी कर रही है इम्प्योर ब्लड, और वो बाकी जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स में ख़राब ब्लड थे उसको लेकर वो हार्ट तक पहुंचा रही है। तो इससे आपको थोड़ा सा रिलेट हो सकता है, ठीक है। और बाकी तो दोनों जगह देखिए, यहाँ धमनी, जहाँ पे भी धमनी है स्टार्ट होगा आपका हार्ट से। देखिए यहाँ पे भी आपका धमनी है, यहाँ से भी हार्ट से स्टार्ट हुआ, हार्ट से ऑर्गन तक पहुँचाई, और यहाँ भी आपका पल्मोनरी धमनी है, यहाँ से भी हार्ट से, लेकिन अब लंग्स तक ले जाएगी, क्योंकि उसे शुद्ध करना है। क्योंकि आर्टरी जो है, जो धमनी है, उसको अशुद्ध रक्त बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं हार्ट का कुछ बेसिक जो फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। देखिए डायस्टॉल और दूसरा है सिस्टॉल। डायस्टॉल को हिंदी में कहते हैं अनुशीतलन, और सिस्टॉल को कहते हैं संकुचन। डायस्टॉल प्रोसेस में जो आपका हार्ट में ब्लड फिल होता है, यहाँ पे दिख रहा है फिलिंग हो रहा है, और सिस्टॉल में पंपिंग होके आपका ब्लड बाहर की ओर जा रहा है। तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं 4 चैम्बर, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम, यहाँ पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला जो होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकल, जिसको राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे।
तो डायस्टॉल प्रोसेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको वल्व कहते हैं, ये गेट है। तो जब ये एंटर होता है तो ये गेट आपका ओपन हो जाता है और आपका ब्लड एंटर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एक एंट्री दिख रहा है, तो यहाँ पे जब अशुद्ध रक्त आपका वीन से मीन सिरा से आया तो यहाँ पे एंटर हो रहा है, और आपका जो पल्मोनरी सिरा है उससे एंटर हुआ आपका शुद्ध रक्त। तो दोनों ही साइड से, एक तरफ से अशुद्ध और एक तरफ से शुद्ध ब्लड आपके आ चुके हैं हार्ट में। और फिर जब ये सिस्टोल प्रोसेस होता है तो अशुद्ध रक्त आपके पल्मोनरी जो आपका धमनी था उसके थ्रू देखिए लंग्स तक पहुंच रहा है, और यहाँ पे जो आपका धमनी है उसके थ्रू, यहाँ पे भी देखिए वल्व है, मैं दिखाता हूँ आगे, इसके थ्रू ये फिर ऑर्गन तक जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? देखिए इस इमेज में भी आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ऊपर वाला एक चैम्बर है जिसको एट्रियम कहते हैं, नीचे वाला को वेंट्रिकल है, ये यहाँ वेंट्रिकल है, ऊपर वाला आपका एट्रियम है, ये राइट है लेफ्ट है। इस बल्ब को ट्राइकप्सिड बल्ब कहते हैं और इस बल्ब को मिट्रल बल्ब कहते हैं। और यहाँ पे जब बोला था, जब सिस्टोल प्रोसेस होता है तो ये जो बल्ब है ये ओपन हो जाता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी बल्ब और इसको कहते हैं आर्टिक बल्ब। अगला पॉइंट है लसिका परिसंचरण तंत्र मीन लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड वेसल्स की तरह लसिका तंत्र है, ये भी आपके पूरे बॉडी में फैला होता है। इसमें स्पेशली जो है लिम्फोसाइट का संवहन होता है और ये रक्त से छनकर उत्तक में पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा था कैपिलरी के माध्यम से, तो यहीं पे ब्लड का जो है वो छनेगा, मतलब कि वो फिल्टर होगा, और वो किस चीज़ का फिल्टर होगा? लिम्फोसाइट का, और वो पहुँचेगा इस वाले तंत्र में मीन लसिका तंत्र में, और लसिका तंत्र के थ्रू फिर ये फ्लो होगा पूरा लिम्फोसाइट आपके पूरे बॉडी में लसिका तंत्र के माध्यम से। और इसका कार्य क्या रहेगा? प्रतिरोधक क्षमता का वृद्धि करेगा। मेन WBC का काम ही होता है और उसमें सबसे मेन काम लिम्फोसाइट का ही है, इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना। ये जो आपको छोटे छोटे गार्ड दिखाई दे रहे हैं इसको लिम्फ नोड कहते हैं। तो इतने पॉइंट्स इनफ थे इस टॉपिक के लिए। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। इस चैप्टर का हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है रक्त समूह मीन ब्लड ग्रुप। खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1900 में। तो कितने रक्त समूह हैं टोटल? 4 रक्त समूह हैं जो सभी को पता होता है, AB एंड O। इन चारों समूहों में AB जो होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है, और जो O होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो यह जो प्रश्न है ये बहुत ही बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। बस थोड़ा सा और एक मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूँ कि एक जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो कैसे कार्य करती हैं। जब भी हमें कोई ब्लड लेना होता है या देना होता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे ब्लड ग्रुप, उसके बाद एंटीजन, उसके बाद है एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। देखिए यहाँ पे एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आपका प्रोटीन होता है, लेकिन कभी कभी यह फैट और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो जिसके पास ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A होगा, और अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जिसके पास जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन भी वही होगा। AB है तो AB होगा, बस O के पास कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान था याद रखना। अब जो एंटीबॉडी है तो इसको कैसे याद रखते हैं? जो एंटीजन है अगर A है तो जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे याद रखना है कि एंटीबॉडी होता है यहाँ पे B। अगर B एंटीजन है तो एंटीबॉडी होता है A, और यहाँ पे AB है तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और अगर एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होता है आपका AB। तो ये बहुत ही सिंपल था, आपको याद हो गए होंगे। इसमें आपको मेन समझना है यहाँ पे जो ये एंटीजन मेन जो प्रोटीन है, अब देखिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैसे है, इसके पास एंटीजन AB दोनों हैं। तो जब A से ये ब्लड लेगा तो इसे लगेगा इसी की फैमिली है
की है, और अगर बी से लेगा तो बी इसको लगेगा इसी की फैमिली की है, और इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है तो ईजिली इससे ये ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे। ठीक है, लेकिन ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है तो फिर वो किसी से भी लेगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए जब भी हमें ब्लड चाहिए होता है तो हम लोग सेम ग्रुप मैच करते हैं, अगर वो नहीं मिल पाता है तो फिर हम लोग देखते हैं ओ, और वो भी ओ में माइनस। क्यों? ये होता है आर एच फैक्टर की वजह से। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर भी आपका एक एंटीजन है, और एंटीजन क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका आर एच फैक्टर नाम क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले आपका खोजा गया था रीमस मंकी में, जिसकी वजह से इसका आर एच फैक्टर नाम दिया गया। और जिस भी ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर मौजूद होता है उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव में हम लोग डिनोट करते हैं, लाइक ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, और आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि 80% प्लस में आर एच फैक्टर मौजूद होता है, जिसके वजह से आपको ज़्यादातर पॉजिटिव्स वाले ग्रुप दिखेंगे, और जिसमें आर एच फैक्टर नहीं होगा उसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं, लाइक ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो इस वजह से हम लोग ओ नेगेटिव अगर ढूंढेंगे तो इसमें भी कोई आर एच फैक्टर नहीं होगा, तो आर एच फैक्टर नहीं होगा मतलब कोई एंटीजन नहीं होगा, तो उसी से हम लोग ले सकते हैं ब्लड। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ईजी था। तो यहाँ पर आपके चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट्स होते हैं समाप्त। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सारे, और वहाँ पे जितने भी आपके एमसीक्यू होंगे वो किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए होंगे। तो पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं जल्दी उसको अपलोड कर दूंगा। और जिनको भी मेरा काम पसंद आता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के साथ आपको साइड में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वो प्रेस नहीं करते हो, और उसे ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिल पाएगा। बाकी जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है, आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर लर्नर प्रोपेंसिटी के नाम से सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं सारा अपडेट देता हूँ विद पीडीएफ भी, जो पीडीएफ मटेरियल होते हैं वो भी वहाँ पर डालता हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग हैप्पी रहिए, बी हेल्दी, बी लर्निंग।